Good morning, good morning. Very good morning. Very good morning. राधे 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 राधे. जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. Good morning. Very good morning. आ जाओ, कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ और लेते हैं और सवाल. काफी सारे हो चुके हैं, काफी सारे होने बाकी हैं. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं. किसी सम्मिश्र संख्या का आपको मापांक मोड z दिया है जो कि 4 के बराबर है. मोड z बराबर 4 है. आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर 5 पाई बाई 6 है. तो बताइए z क्या होगा. z क्या होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक इतना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक इतना है, अगर आपको मापांक और कोणांक पता है तो बताइए z कितना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा. बड़ा प्यारा है, इसलिए भैया हंस रहा है, कह रहे ये भी कोई सवाल है. बिल्कुल भैया, ये भी एक सवाल है. जिनको आता है उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ा है. जिनको आता है उनके लिए छोटा है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ा है. तो मापांक यानी कौन हो गया, आर का मान. तो ये आपके आर का मान है. मापांक किसको कहते हैं, आर के मान को. ये आर का मान हो गया. आर का मान कितना हो गया, 4. आर का मान हो गया 4. कोणांक z, ये आपका आर्ग्यूमेंट यानी थीटा का मान हो गया. ये थीटा हो गया. थीटा बराबर 5 पाई बाई 6 यानी 150 डिग्री. पाई का मान अगर 180 रखूं तो ये 150 डिग्री है. तो ये कोणांक हो गया. जब आपके मापांक और कोणांक दोनों हो तो आपका z बराबर हो जाता है, z बराबर हो गया आपका r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा. r का मान कितना है, बोले 4. r का मान 4. cos ये 150 यानी 5 पाई बाई 6. 5 पाई बाई 6 का मान, cos 150 का मान. cos 150 का मान होता है माइनस का अंडर रूट 3/2 और साइन 150 का मान होता है एक बटा दो.
ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 2√3 2 8, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया मापांक और पूर्णांक से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। मापांक और पूर्णांक की सहायता से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। चलो अब दिख रहे हैं, थोड़ा कट जाता है यार किनारे से, आगे बढ़ जाए। एक और प्यारा सा सवाल देखो, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है ये। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, करके देखो मजा आएगा। बहुत ही मजेदार गजब सवाल है ये। एक समषष्ठभुज है, मतलब एक हेक्सागोनल है। समषष्ठभुज हेक्सागोनल हो गया ना, एक हेक्सागोनल है, छह भुजाओं वाला एक हेक्सागोनल है। केंद्र मूल बिंदु पे है, जिसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पर है। इसका एक शीर्ष, इसका एक जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है वो ये है 1 + 2 आइटा। तो बताओ उसका परिमाप कितना है, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि आपके पास पेरीमीटर कितना है, ध्यान से करिएगा, बड़ा प्यारा सा मस्त गजब सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ी सी टेंथ काम आएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर काम आएगा, दोनों मिलाकर ये सवाल पूरा होगा, दोनों मिलाकर आपका ये सवाल पूरा होगा। अच्छा, खास क्या है इस सवाल में, देखो बड़ी प्यारी चीज है। अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों को याद है तो आपका काम आसान हो गया। अगर आपको याद है तो आपका समषष्ठभुज के अंदर एक बड़ी प्यारी चीज होती है, समषष्ठभुज में ही होती है ये, छह भुजाओं वाला जो समषष्ठभुज होता है उसमें ही होता है। उसमें अगर केंद्र से सभी शीर्षों को मिलाया जाए, सभी वर्टेक्सेस को मिलाया जाए, तो ये छह समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, टूटता है। छह इक्विलैटरल, सबके सब इक्विलैटरल होते हैं, सबके सब समबाहु होते हैं। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था ये, जब 10th में ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक समषष्ठभुज के अंदर, ये अगर एक समषष्ठभुज है और इसका केंद्र जो भी है, जहां भी है ये, तो केंद्र को मिलाने के बाद ये सबके सब सारे त्रिभुज समबाहु होते हैं, सबके सब समबाहु होते हैं, ये सबके सब त्रिभुज समबाहु है, सभी ट्रायंगल इक्विलैटरल है। सभी इक्विलैटरल है। इस वजह से इसी वजह से ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा,
ठीक है, एक शीर्ष का निर्देशांक हमें दिया है 1 + 2 आइटा, कोई भी एक मान लो 1 + 2 आइटा दी है, ये मान लो 1 + 2 आइटा है, ये मूल बिंदु हो गया, ये 0 हो गया। OA की दूरी OA हो चाहे OB हो, चाहे OA हो OB हो AB हो, सब बराबर है। हाँ, OA हो चाहे AB हो चाहे OB हो, बराबर है। हाँ बराबर है। ये दूरी हम मापांक से निकाल सकते हैं, मापांक से। क्यों? ये मूल बिंदु है, ये बिंदु रहा, बीच की दूरी OA निकाल लो, OA मापांक के बराबर होगा। और वैसे भी चाहो तो घटा के निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। OA निकालना है, दूरी होती है दोनों समिश्र संख्याओं को घटा दो और मोड निकालो, दोनों समिश्र संख्याओं को घटाओ और मोड निकाल लो। तो जब दोनों को घटाओगे तो एक तो आपकी क्या है 1 + 2 आइटा, दूसरी क्या है आपका मूल बिंदु, सही है। दोनों को घटाने पर यही आएगा 1 + 2 आइटा। फिर इसका मापांक निकालने जाओगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये √5 आ गया। ये √5 आ गया तो ये भी √5 आ गया, तो ये भुजा भी √5 आ गई, ये √5 आ गई, तो 6 भुजाएं हैं, तो परिमाप कितना हो गया? परिमाप 6 √5, 6 गुणा भुजा, तो बहुत शानदार मिलन यहाँ पे ज्योमेट्री का प्लस कॉम्प्लेक्स का है। ज्योमेट्री भी आ गई, ज्योमेट्री का रूल भी आ गया, कॉम्प्लेक्स का भी आ गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स पता है, ज्योमेट्री नहीं पता है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बात पहले से आपको ज्योमेट्री में पड़ी हुई है कि भाई एक समषष्ठभुज जो होता है उसके केंद्र को शीर्षों से मिलाने पर वो 6 समबाहु त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो कोई भी एक भुजा की लंबाई निकाल लो, तीनों भुजाओं की लंबाई वही होगी। तो हमने OA निकाल ली, वही AB होगी, AB मतलब भुजा हो गई, भुजा हो गई तो 6 से गुणा कर दो, परिमाप आ जाएगा। डन। अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो भी निकल जाता, एक का क्षेत्रफल निकालते 6 से गुणा करते। अगर यही क्वेश्चन आगे जाके क्षेत्रफल में आ जाता तो क्षेत्रफल भी निकल जाता, भुजा निकल गई ना। और क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल पूछा होता, नहीं पूछा लेकिन हम एडवांस में ही बता देते हैं कि अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल होता 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु का निकाल लेंगे और 6 से गुणा कर देंगे। और एक समबाहु का होता है √3/4 A²। और यहाँ पे भुजा कितनी है? √5 है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये हो गया 3, ये 2, ये हो गया 15 √3/2। पूछा नहीं है, हमने अपनी इच्छा से बताया 15 √3/2। तो बढ़िया सवाल था। इमोजी चिढ़ा रहा था हमें, भाई तुमसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। चलो एक और बढ़िया, एक और गजब सवाल, ये रहा, दिमाग लगाना भैया, शानदार वाला दिमाग लगाना, गजब वाला दिमाग लगाना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं बताया, बातें प्रॉपर्टीज बताइए, प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं बताइए। जैसे आप किसी का नाम नहीं बताते कि रामलाल, तो आप कहते हैं भैया वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुशील है, तो आप उसके गुण बता रहे हो, उसको नहीं बता रहे हो। तो ये सवाल ऐसे ये गुणों की बातें हो रही कि अगर मान लो Z1 और Z2 का मापांक बराबर है, Z1 और Z2 के कोणांकों का जोड़ 0 हो, तो फिर Z1 और Z2 में क्या संबंध होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ रमेश, दिमाग लगाओ, क्या होगा ऐसा?
देखो, सबसे पहली बात जो हमें पता लगी वो ये है कि दोनों का मापांक बराबर है, यानी दोनों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। दोनों के दोनों समिश्र संख्याएं मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। ये बात तो हमें ये बता रही है कि दोनों की मूल बिंदु से दूरियां बराबर है, यानी जितना Z1 मूल बिंदु से दूर है उतना ही Z2 दूर है। अब ये बात तो कंफर्म होगी कि दूरियां बराबर है, लेकिन दूरियां बराबर है, जा किधर रहे हैं? दिशा तो बताओ। दिशा के लिए आगे एक लाइन दी हुई है, आगे एक लाइन और दी हुई है। इससे समझना ही महत्वपूर्ण होगा कि दोनों के पूर्णांकों का जोड़ 0 है। दोनों के पूर्णांकों का जोड़ 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अब एम्पलीट्यूड लिखा हुआ आर्गुमेंट कहते हैं ना, कोई नहीं, मैंने पहले बताया था, इसको दोनों ही कहते हैं। कोई किताबें आर्गुमेंट कहती है, कोई किताबें एम्पलीट्यूड कहती है। कोई किताबें इसे आर्गुमेंट कहती है, कई किताबें इसके एम्पलीट्यूड कहती है, कई कोणांक कहती है। वो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी Z1 का कोणांक होगा, Z2 का कोणांक उसका माइनस होगा, मतलब मात्रा वही होगी, दिशा अलग होगी। मात्रा वही होगी, दिशा अलग होगी। यानी Z1 का जो भी कोणांक है, जो भी Z1 का कोणांक है, अगर वो प्लस का है तो Z2 का कोणांक वही होगा, बस माइनस में होगा। या Z1 अगर माइनस में हुआ तो Z2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस में होगा और एक माइनस का होगा। इसका मतलब एक क्लॉकवाइज चलेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, चलेगा उतना ही, चलेगा उतना ही। ये लो, आइडिया क्लियर है, आइडिया क्लियर है। Z1 Z2 बराबर दूरी पर, ध्यान से, Z1 Z2 बराबर दूरी पर है, एक क्लॉकवाइज चलेगा, एक एंटी क्लॉक चलेगा, बस मिल गया। ये देखो, ये कह रहा हो मिल गया, यूरेका। क्या मिला? ये मिला कि एक बिंदु बराबर दूरी पर है। एक बिंदु अगर इस तरफ जा रहा है, दूरी तो बराबर है, तो दूसरा इसके अपोजिट साइड में जा रहा है। एक अगर थीटा पे जा रहा है तो दूसरा माइनस थीटा पे जा रहा है। सही है, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया, ठीक है। बराबर दूरी तो हुई नहीं यार, मैंने ज्यादा दूरी ले लिया ना। यहाँ पे ये लो। अब इनमें क्या संबंध है? अब इनमें क्या संबंध है? संबंध देखते हैं, आ जाओ, संबंध दिखाता हूं। देखो, संबंध ये है कि Z1 जो भी है, Z1 भैया जो भी है, अगर ये यहां तक x है, यहां तक y है, तो इसका मतलब Z1 बराबर हो गया x प्लस आइटा वाई। हो गया। Z2 में क्या फर्क होगा भैया? Z2 में खाली इतना फर्क होगा कि Z2 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो x का मान तो भैया वही रहेगा, बस जो y का मान है, y का मान नीचे आने की वजह से x का मान तो वही रहेगा, सिर्फ y का मान नीचे आ गया, इसलिए माइनस का y होगा, क्योंकि नीचे y माइनस का होता है। तो Z2 हमारा होगा x माइनस आयोटा y। सही बात है, क्योंकि ये नीचे है, नीचे तो y का मान माइनस का होगा, ऊपर y का मान प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो इनमें खाली आयटा का चिन्ह का अंतर है, और जब आयटा के चिन्ह का अंतर होता है, इसका मतलब एक दूसरे का संयुग्मी है। Z1 का संयुग्मी Z2 बोल दो, या फिर Z2 का संयुग्मी Z1 बोल दो, बात एक ही है। ये एक दूसरे के क्या है? संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है। ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी है। अब मुझे एक बात बताओ, आइंदा से इस बात को याद रखिएगा, जब भी दो समिश्र संख्याओं का मापांक बराबर हो और उनके पूर्णांकों का जोड़ 0 हो, याद रखने वाली बात, याद रख लो। अब ये बार बार निकाला नहीं जा सकता, रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे हम लोगों को। हम बार बार ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो फिर तो हम सदियों तक दोहराते ही रहेंगे, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा एक बार आप बहुत अच्छे से निकाल लो, 10 मिनट करके, 15 मिनट करके निकालो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बार बार निकालें, है ना। ये रिजल्ट अब पेपर में आ गया, पेपर में भी हम निकाल रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिस के दौरान क्या किया? तो कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए कि भैया जब मापांक बराबर हो,
कोणांकों का जोड़ 0 हो तो ऐसे दो नंबर संयुग्मी होते हैं। कर लो, देख लो आराम से, क्यों हुआ आराम से देखो, 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, 4 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 10 लगाओ, समझ लो। लेकिन अब इसके बाद में आप दोबारा आपको नहीं करना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जब भी मापांक बराबर हो, कोणांकों का जोड़ 0 हो तो फिर वो दो नंबर आपस में संयुग्मी होते हैं। क्यों होते हैं, ये रहा क्यों का कारण, आराम से तसल्ली से समझो कि क्यों होते हैं। समझ में आ गया क्यों? 2 बार अपने आप से पूछो, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक। अब आइंदा निकालना ना पड़े कि भाई जब भी दो समिश्र संख्याओं का मापांक बराबर हो, कोणांकों का जोड़ 0 हो, इसका मतलब दोनों संयुग्मी होती है, या फिर जब दोनों संयुग्मी होती है तो उनका मापांक बराबर होता है, कोणांकों का जोड़ 0 होता है। ये बात दोनों साइड से सच है, ठीक है। चलो एक और बढ़िया सा कोणांक का प्यारा सा सवाल देता हूं, आप लोगों को मजा आएगा। अभी हाल फिलहाल में ही पेपरों में ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अभी हाल फिलहाल में ही किसी परीक्षा का हिस्सा ये सवाल रहा हुआ है। ध्यान से देखिए, मजा लीजिए सवाल का, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार सवाल है। हाँ याद रखो, अब याद रखो, एक बार करो, है ना, बार बार मेहनत थोड़ी की जाती है। क्या कह रहे हैं? अब ये क्वेश्चन समझना अपने आप में चुनौती है, क्वेश्चन को समझना अपने आप में चुनौती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड का कोणांक माइनस का है, ध्यान से, जेड का कोणांक माइनस का है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन 0, यानी जेड का कोणांक माइनस है। जेड कोई समिश्र संख्या नहीं बताई कौन है, ये नहीं बताया कौन है, मैंने कहा ना गुणों की बातें कर रहा है, गुणों से खेल रहा है कि भैया वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत सुशील है, बस ये नहीं बता रहा वो कौन है, बस उसकी बातें बता रहे हैं कि जेड एक समिश्र संख्या जिसका कोणांक माइनस का है। एक बात। नंबर 2, अब जिसका कोणांक माइनस का है उसको बताओ कि अगर उसे माइनस जेड से गुणा करके फिर कोणांक निकाला जाए और डायरेक्ट उसका जो कोणांक है वो लिया जाए और फिर दोनों को घटाया जाए, तो बताओ क्या आएगा। वो जिसका कोणांक माइनस का होता है, जिसका कोणांक माइनस का होता है, वो जो समिश्र संख्या जिसका कोणांक माइनस का होता है उसको माइनस जेड करके पहले माइनस से गुणा कर दिया जाए, फिर कोणांक निकाला जाए, और एक वो डायरेक्ट जो था वो कोणांक निकाला जाए, दोनों को घटाया जाए, तो कितना आएगा। शाबाश, मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो, आप करो, मैं बताता हूँ आपको। 2 तरीके बताऊंगा इसके, 2 तरीके बताऊंगा। मेथड 1 और मेथड 2। तो पहला मैं, ठीक है कर लिया, शाबाश, आ जाओ। मेथड 1, मेथड 1, मेथड 1 ये है कि भैया ऐसा नंबर सोचो, कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका कोणांक माइनस होता है, और उस नंबर से ही सवाल को पकड़ लो, उस नंबर से ही पकड़ लो। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कोणांक माइनस का हो, कौन होता है? बोला जो तीसरे या चौथे में होता है, जो तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड या फोर्थ में, तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में कोई नंबर होगा तो ही उसका कोणांक माइनस का होता नहीं होता। हमारे पहले दूसरे क्वाड्रेंट वाले तो कोण प्लस के होते हैं और तीसरे और चौथे के माइनस होते हैं, तो अगर इसका कोणांक माइनस है तो ये निश्चित तौर पर ये नंबर या तो तीसरे क्वाड्रेंट का है या चौथे क्वाड्रेंट का है। ये बंदा या तो तीसरे क्वाड्रेंट का है या चौथे क्वाड्रेंट का है, तो कोई भी एक तीसरे या चौथे का बंदा पकड़ लो और उस पर चेक कर लो कि तीसरे क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना, वो कह रहे सुशील बच्चा है, सुशील है, ईमानदार है, तो पकड़ लो कोई सुशील ईमानदार को, बस। तो ये कह रहा हमने सुशील बच्चे को पकड़ लिया, ये कह रहा बंदा बहुत सुशील है, तो सुशील है ये कहाँ रहता है,
ये तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में रहता है। तो तीसरे चौथे क्वाड्रेंट का एक सरल सा नंबर आप पकड़ लो। तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या, तीसरे में या चौथे में क्या होता है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, चौथे में x प्लस होता है, y माइनस होता है। तो चौथा पकड़ लो, है ना, चौथा आसान रहेगा, 1 माइनस आइटा पकड़ लिया, एकदम सिंपल। ये लो, ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया चौथे क्वाड्रेंट में। अब आ जाओ, अब इसका सीधा कोणांक निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका सीधा कोणांक निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस से गुणा करके निकालेंगे तो कितना आएगा। जब मैं सीधा निकालूंगा तो ये बंदा चौथे क्वाड्रेंट का है, चौथे क्वाड्रेंट का है तो कौन आएगा, माइनस का π/4 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, माइनस का 45 आएगा। कैसे आएगा, कोणांक निकालना सिखाया हुआ है, tan इनवर्स y/x करो, मोड लेकर एक बार, थीटा निकलेगा, फिर थीटा को देखो कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में, तो माइनस थीटा आएगा, तो माइनस का π/4 आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि इसको माइनस से गुणा करके माइनस जेड का कोणांक निकालो। अब माइनस जेड से करते हैं इसको, ये माइनस जेड का कोणांक एस, इसे माइनस से गुणा करते ही हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का आइटा, माइनस का 1 प्लस आइटा, ये बन गया कोणांक, ये बन गया क्वाड्रेंट नंबर 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोणांक होता है वो होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y/x π/4, 3π/4। आगे मान रख दो, इसका मान आया 3π/4 माइनस, इसका मान आया माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस, पाई, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल ले लो, मैंने थोड़ा बड़ा है ना, टफ ले लिया, थोड़ा सा आप छोटा ले सकते हो। आप माइनस आइटा ले लो, माइनस आइटा ले लो, क्योंकि माइनस आइटा नीचे का ही लेना है ना, कौन नीचे का लेना है, तीसरे चौथे में से कुछ लेना है, तो लाइन पे ले लो, माइनस आइटा ले लो, माइनस आइटा लोगे तो और आसान हो जाएगा, माइनस आइटा लोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस आइटा ले लो, परफेक्ट, डन एकदम। माइनस आइटा लोगे, माइनस आइटा को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आइटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आइटा हो गया, प्लस आइटा 90 डिग्री पे होता है तो वो 90 हो गया, 90 हो गया, है ना, प्लस आइटा कितने पे हो जाएगा, 90 पे, π/2 हो गया, ये हो गया जेड माइनस आइटा, ये हो गया माइनस 90, प्लस 90 माइनस 90 दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, पाई हो जाएगा, आंसर पाई हो जाएगा। तो ये और भी आसान हो सकता है, तो मैं यहां लिख दूं अतिरिक्त आसानी के लिए, अतिरिक्त और अधिक सुविधा के लिए जेड बराबर माइनस आइटा भी लिया जा सकता है, और जेड बराबर माइनस आइटा लेने पर आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर जेड का कोणांक तो आपका आ जाएगा माइनस आइटा, तो ये हो गया माइनस का 90, और माइनस जेड का कोणांक हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 90 हो जाएगा, दोनों को घटाओगे माइनस जेड में से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, डन। अच्छा, अब चलते हैं एक और मेथड के ऊपर, मेथड नंबर 2। क्या हम किसी और तरीके से भी इस सवाल को समझ सकते हैं, तो जवाब है हाँ, समझ सकते हैं। कैसे, बिना कोई कोण का झंझट लिए, हाँ थोड़ा सा एडवांस मेथड है,
अब थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि जो एडवांस मेथड होते हैं ना, जिसे आप स्मार्ट ट्रिक कहते हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ स्मार्ट ट्रिक मतलब एडवांस ट्रिक, वो स्मार्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा आपसे ज्ञान मांगती है, वो बहुत ज्यादा ज्ञान मांगती है आपसे, आपको बेसिक ज्ञान से आप उसको नहीं लगा सकते, है ना। बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए ताकि दिमाग कम लगाना पड़े, नहीं, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तब बनती है जब दिमाग ज्यादा लगता है, दिमाग ज्यादा लगता है तो ट्रिक, सवाल की ट्रिक छोटी हो जाती है, और जब आप पूरा सवाल करते हैं मैन मेथड से, मैन मेथड में दिमाग कम लगता है, दिमाग कम लगता है तो सवाल लंबा हो जाता है, उसका सॉल्यूशन लंबा हो जाता है, सॉल्यूशन छोटा करना है तो फिर दिमाग ज्यादा लगाओ, ठीक है ना। तो अब दिमाग ज्यादा कैसे लगेगा, वो ये देखो कि हमें क्वेश्चन ने कहा है कि हमारा कोण, जो हमारा जो जेड है उसका कोणांक माइनस का है, माइनस का है तो सपोज करो वो यहां है, तो वो यहां है, z यहां है, z यहां है, z को माइनस से गुणा करने पर, जब भी आप किसी नंबर को माइनस से गुणा करते हैं वो नंबर उल्टा चला जाता है, उल्टी दिशा में, एकदम उल्टी दिशा में जाता, नहीं जाता, जैसे 2 है, 2 इधर जा रहा है, अगर 2 जो है वो इधर जा रहा है तो -2 अपोजिट जाएगा, तो किसी भी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी होता है कि किसी भी नंबर को अगर आप माइनस से गुणा करते हो तो वो नंबर 180 घूम जाता है, वो नंबर 180 घूम जाएगा, ये रहा -z, दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, ये हुआ 180, इसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगा, बिल्कुल लगा, तो पहले ही कहा शॉर्ट ट्रिक में दिमाग ज्यादा लगता है, क्योंकि मेन ट्रिक में तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इनमें स्टेप नहीं होते, इनमें दिमाग होता है, स्टेप की बजाय दिमाग ज्यादा होता है, कि भाई आपको पहले ये पता हो कि माइनस से गुणा करने का अर्थ क्या होता है, जेड को माइनस से गुणा करना, जब किसी भी नंबर को माइनस से गुणा करते हो तो उसका मतलब क्या निकलता है, अब आपको ये नहीं पता तो फिर ये ट्रिक आपके काम की नहीं थी, तो वही है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आपको दिमाग बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर को देख के, क्वेश्चन को देख के बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि आप घर से ही शॉर्ट ट्रिक बना के ले जाएंगे और पेपर में लगा देंगे, नहीं, ऐसे सवाल तो होते ही नहीं, पेपर में क्वेश्चन को देख के हमें चीजों को जोड़ना होता है कि इसमें क्या फायदा मैं उठा सकता हूं, कौन सी चीजें हैं जिनका फायदा लिया जा सकता है, जैसे सवाल आया हमने इसका फायदा उठाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ऐसा ही एक और सवाल है जो भी कुछ समय पहले ही परीक्षा में आया था, ये रहा, ये भी बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अब दिया हुआ है z का संयुग्मी प्लस आयटा w का संयुग्मी का जोड़ 0 है, और z गुणा w का कोणांक पाई है, तो z का कोणांक कितना होगा, z का कोणांक कितना होगा, देखो सवाल मुश्किल नहीं है, और सवाल ज्यादातर मुश्किल होते भी नहीं है, मुश्किल की परिभाषा क्या है, मुश्किल की परिभाषा है आपने वो सवाल नहीं निकाला कभी, वो मुश्किल है, चाहे वो कितना भी इजी ना हो, कोई भी सवाल ना इजी होता है ना टफ होता है, अगर आपने किया हुआ है तो इजी है, वही सवाल जो आपने किया है वो पेपर में आ गया, वो इजी हो गया, वही सवाल आपने नहीं किया हुआ वो पेपर में आ गया, वो टफ हो गया, तो फिर कैसे कह सकते हो कि सवाल इजी था या टफ था, आपका देखा हुआ है इजी है, नहीं देखा हुआ है टफ है ना। जैसे बहुत अच्छा सा जोक आता है कि भाई कोई आपसे पूछे
कोई आपसे पूछे कि आपके पापा का नाम क्या है, तो आपके लिए ये दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन होगा, सबसे सरल सवाल। सबसे सरल सवाल क्या हो सकता है कि आपके पापा का नाम क्या है, या रमेश तुम्हारे पापा का नाम क्या है। लेकिन यही सवाल किसी और के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। कोई अनजान व्यक्ति है, उससे पूछें कि रमेश के पापा का नाम क्या है, अब ये सवाल उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों, कौन रमेश, कौन सा रमेश, रमेश से मेरा क्या लेना देना। सवाल दो आदमियों के लिए अलग अलग है। रमेश के लिए ये सवाल सब दुनिया का सबसे आसान सवाल है कि रमेश तुम्हारे बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है। और यही सवाल किसी अनजान व्यक्ति से पूछेंगे बेट कि रमेश के पापा का नाम क्या है, तो क्या सवाल टफ है? नहीं। अगर आप रमेश को जानते हैं तो आपके लिए सरल सवाल है, लेकिन आप रमेश को नहीं जानते हैं तो ये सवाल बहुत मुश्किल है। पहले तो आप ये सोचेंगे रमेश कौन है, कौन है रमेश, कहां से आ गया, क्यों आ गया। तो इस बात को दिमाग में बिठाइए। सवाल ना टफ होते हैं ना इजी होते हैं। अगर आपने किए हुए हैं तो वो आसान है, नहीं किए हुए हैं तो वो टफ है। तो क्या करना है, आ जाओ करते हैं इसको। देखो ये दिया हुआ है, दोनों तरफ फिर से संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी का यहां जो है दोबारा से संयुग्मी लेने पर, बोले पहले से लिया हुआ है तो क्या है, दो एक बार और ले लेंगे, एक बार और ले लेंगे, क्या दिक्कत है, एक बार और ले सकते हैं। दोबारा से संयुग्मी ले लिया, जो था वो तो था ही, मैंने दोनों तरफ संयुग्मी ले लिया। संयुग्मी को तोड़ा जा सकता है, अलग अलग कर दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। जीरो का संयुग्मी तो जीरो ही होता है, जीरो में आयटा का चिन्ह बदलोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जीरो ही आएगा, जीरो आ गया। हम जानते हैं किसी भी समिश्र संख्या का दो बार संयुग्मी करने पर वो वापस से z आ जाता है, दो बार संयुग्मी करने पर वापस z आ जाता है, तो ये आ गया z। आयटा का संयुग्मी माइनस आयटा, w का संयुग्मी, ये लो। अब हमारा पीछा छूट गया संयुग्मी संयुग्मी से, z बराबर आ गया आयटा w। ठीक है, w का मान निकाल लो, w बराबर 1/आयटा इंटू जेड। 1/आयटा बराबर होता है माइनस आयटा, होता है, कल ही हमने पढ़ा है। आयटा से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 1/आयटा बराबर होगा आपका माइनस आयटा। ये w का मान आ गया, w का मान यहां रख दो। आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक, z की जगह z, w की जगह माइनस आयटा z बराबर पाई। आर्ग्यूमेंट माइनस आयटा इंटू z का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बिल्कुल अब करेंगे। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दो कोणांक गुणा में हैं, दो z1 और z2 गुणा है और गुणा करके कोणांक निकालना है, तो ये बराबर होता है कोणांक निकाल कर गुणा करो, कोणांक निकाल कर जोड़ दो। और अगर पावर है तो z की पावर n लेकर कोणांक निकालो, या कोणांक निकाल कर n से गुणा कर दो, ये काम करता है। बस यही बुक हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये दो चीजें हैं, दोनों गुणा में हैं और कोणांक निकाल रहे हैं, तो हमारे नियम के अनुसार हम इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर। कौन सा रूल लगाया मैंने, ये वाला, z1 गुणा z2 का कोणांक बराबर होता है z1 का कोणांक प्लस z2 का कोणांक, तो माइनस आयटा का कोणांक प्लस जेड स्क्वायर का कोणांक बराबर पाई। अब यहाँ पे ये नियम लगा सकता हूँ कि n पावर आगे आ जाएगी, n गुणा कोणांक z हो जाएगा। माइनस आयटा का कोणांक कितना होगा, माइनस आयटा का कोणांक, माइनस आयटा नीचे की तरफ तो -90,
इसका कोणांक हो गया -90 प्लस 2 आगे आ गया 2 कोणांक z। कौन सा नियम लगाया? तो ये वाला नियम लगाया कि z की पावर n करके कोणांक निकालो या कोणांक निकाल कर n से गुणा कर दो। तो z स्क्वायर का कोणांक निकालूं या कोणांक निकाल के 2 से गुणा कर दूं, एक ही बात है। ये उधर चला गया, ये हो गया 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई उधर जाके जुड़ गया 3π/2 हो गया। फिर 2 को उधर ले जाओ बराबर 3π/4। ये आपका आंसर आ गया। है ना? अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। पहली बार आपको रमेश से मिलना पड़ेगा, रमेश से दोस्ती करनी पड़ेगी, रमेश के पापा का नाम जानना पड़ेगा, लेकिन अगली बार ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अब आप जानते हैं कि रमेश कौन है और रमेश के पापा कौन है। ठीक है ना? तो पहली बार तो आपको रमेश से मिलना ही पड़ेगा। ये सवाल आसान करने के लिए कि रमेश के पापा का क्या नाम है, इस सवाल को आसान करने के लिए पहले आपको रमेश को ढूंढना होगा, उससे मिलना होगा, उसके पापा का नाम पूछना होगा। उसके बाद अगली बार जब दोबारा ये सवाल आएगा कि रमेश के पापा का नाम क्या है, तो अब ये सवाल बहुत आसान हो चुका होगा। तो पहली बार आपसे नहीं हुआ, नहीं होता, ज्यादातर से नहीं होता, लेकिन अब हो गया, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको 1-2 बार हाथ से निकाल लो, फिर सब परफेक्ट है। और अब ये सवाल पेपर में आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे, और ये सवाल आपके लिए आसान हो गया। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मुश्किल होगी। सही है? चलो आगे और एक सवाल करते हैं। Z1 Z2 दो संख्याएं हैं, Z1 प्लस Z2 का मापांक बराबर है, अगर Z1 और Z2 को जोड़ा जाए, मापांक निकाला जाए, तो वो बराबर है Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। ये फिर से नई चीज आई है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का अलग अलग मापांक, दो सम्मिश्र संख्याओं का अलग अलग मापांकों का जोड़ उनके जोड़ के मापांक के बराबर है, तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ये एक लाइन में हो, एक रेखा में हो, संरेखीय हो, रेखा में हो। ऐसा केवल तब होता है जब ये एक रेखा में हो। Z1 Z2 जब एक रेखा में होंगे तो ही ऐसा हो पाएगा।
ये कंडीशन हो गई एक तरह की संरेख होने की, कोलीनियर होने की। Z1 Z2 दो बिंदु एक ही रेखा में है तो इसकी शर्त होती है कि दो समिश्र संख्याओं को जोड़ो, उनका मापांक निकालो। अगर वो बराबर आता है उनके अलग अलग मापांकों के जोड़ के, तो समझ जाओ कि वो समिश्र संख्या एक ही लाइन में है। जैसे जिस लाइन में Z1 है उसी लाइन के ऊपर Z2 है, मतलब कुछ ऐसा है। जिस लाइन पर आपका Z1 है उसी लाइन पर Z2 है, आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं भी हो, इसी लाइन पर आपको आगे जाके Z2 मिलेगा। हो सकता है आगे हो सकता है पीछे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आगे हो पीछे हो, होगा इसी लाइन के ऊपर, होगा एक ही रेखा पर। इसकी शर्त क्या है कि Z1 Z2 दो बिंदु एक ही लाइन पर है। तो इसका पता कैसे चलता है कि Z1 Z2 का मापांक, अगर दोनों को जोड़कर मापांक निकाले या मापांक निकाल कर जोड़े और वो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर है। ये पहचान होती है एक ही लाइन पर। अच्छा, एक लाइन की पहचान क्या होती है? कोण, कोणांक। अगर Z1 का जो कोणांक है, Z1 का कोणांक और Z2 का कोणांक बराबर है, इसका मतलब दोनों सेम कोण पर है। सेम कोण पर है मतलब सेम रेखा पर है, सेम कोण पर है मतलब सेम रेखा पर है। तो जब भी, अब इस बात को याद रखना है, इसको मैं चाहूं तो अभी आपको प्रूफ करवा देता हूं कि Z1 Z2 के योग का मापांक अगर Z1 का मापांक प्लस Z2 के मापांक के बराबर है, अलग अलग मापांकों के जोड़ के बराबर है, तो फिर इसका मतलब है कि इनके कोण बराबर है, इनके कोणांक बराबर है, इनके कोणांक बराबर है, यानी ये एक ही कोण पर है। और एक ही कोण पर है तो ये बात सच होगी, दोनों साइड से ये बात सही है, दोनों साइड से ये बात सत्य है, दोनों साइड से ये बात सच है, दोनों साइड से ये बात सच है। ये बात याद रखने लायक है आपको। तो दोनों के कोण सेम होंगे तो इसका मतलब दोनों के कोणांकों का अंतर कितना होगा? 0। तो आंसर आ गया 0। दोनों बराबर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दो बिंदु एक रेखा में है, इस बात का पता कैसे चलता है? दोनों का अलग अलग मापांक निकालो और जोड़ो, दोनों का अलग अलग मापांक निकालो और जोड़ो। अगर वो उनके जोड़ के मापांक के बराबर है, एक तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले जोड़ा गया फिर मापांक निकाला गया, राइट हैंड साइड में क्या है, पहले मापांक निकाला गया फिर जोड़ा गया। अगर जोड़कर मापांक निकाल रहे हो और मापांक निकाल कर बराबर, मापांक निकाल कर जोड़ रहे हो और ये बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो बिंदु, दोनों बिंदु एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही दिशा में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे, दोनों एक ही लाइन पे, मूल बिंदु से, जो आप मूल बिंदु से मिलाएंगे उसी लाइन पर Z1 आएगा, उसी लाइन पर Z2 आएगा, ठीक है। आ जाओ, मैं इसका एक प्रूफ करवा देता हूं, है ना। प्रूफ आपके इंटरेस्ट का हिस्सा है, आप देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो शुरुआत करते हैं। माना Z1 बराबर है, दूसरे रूप में ले लेते हैं, Z1 बराबर है R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1। धुरी रूप में ले लेते हैं तो थोड़ा आसान होगा हमारे लिए। Z2 को ले लिया R2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ठीक है। अब हम इसका Z1 प्लस Z2 का मापांक बराबर है Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। मान रख दो, यहाँ पे मान रखूंगा, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग जुड़ जाएगा, तो R1 cos थीटा 1
प्लस R2 cos θ2। वास्तविक से वास्तविक जुड़ गया, काल्पनिक से काल्पनिक जुड़ गया। बराबर Z1 का मापांक, Z1 का मापांक R1, Z2 का मापांक R2। Z1 का मापांक R1, Z2 का मापांक R2, मान रख दिया। इस साइड मापांक निकालेंगे तो ये खुलेगा तो अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग यानी R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का स्क्वायर प्लस R1 sin θ1 R2 sin θ2 का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2। दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर जिससे अंडर रूट हट जाए तो ये हो जाएगा, और ब्रैकेट भी खोल दो, R स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1 R2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 साइन θ1 साइन θ2, और उधर हो गया हमारा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहां से R1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, R1 का स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन, और ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1, ये R1 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही R2 का स्क्वायर वहां से कॉमन ले लो, R2 का स्क्वायर कॉमन लेने पर cos स्क्वायर θ2 साइन स्क्वायर θ2 का मान 1 हो गया। फिर यहां से 2R1 R2 कॉमन ले लो, 2R1 R2 कॉमन लेने के बाद ये गया cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2, ये हो गया cos A माइनस B का सूत्र, तो θ2 माइनस θ2 हो गया। और उस तरफ खोलोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, R1 का स्क्वायर से R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर से R2 का स्क्वायर कट गया। फिर आ गया 2R1 R2 बराबर cos θ1 माइनस θ2, 2R1 R2, ये कट, ये बचा 1, θ1 माइनस θ2 बराबर 1। कोस का मान 1 कब होता है? कोस का मान तब 1 होता है जब कोण 0 होता है, कोण 0 होता है तो θ1 बराबर होगा θ2, यानी दोनों एक ही कोण पर होंगे, एक ही कोण पे होंगे, मतलब एक रेखा में होंगे। तो ये होगी एक रेखा में होने की शर्त। कि क्यों? ये शर्त जब पूरी होती है तो वो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर ही होते हैं। मूल बिंदु से जैसे ही Z1 को मिलाओगे और उसी लाइन को आगे बढ़ाओगे तो Z2 उसी पे आ जाएगा। ये शर्त जब भी पूरा होगी ऐसा होगा, ये शर्त जब भी पूरी होगी हर बार ऐसा होगा, ये इसकी पहचान होगी। तो ये बात याद रखने लायक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बढ़ जाऊं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक ये लो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 2Z1 बटा 3Z2 एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है,
ये नंबर विशुद्ध काल्पनिक है। विशुद्ध काल्पनिक मतलब प्योरली इमेजिनरी है। विशुद्ध काल्पनिक, प्योर इमेजिनरी। तो इसका मान किसके बराबर होगा? सिंपल सवाल है। और एक चीज फिर से याद रखिएगा, मैं बार बार कहता रहा, सवाल आपसे पहली बार नहीं होता है कोई गलती नहीं है और कोई भी दोष नहीं है आपका। अगर पहली बार नहीं होता है तो दोष आपका तब शुरू होगा जब दूसरी बार वो सवाल आएगा और आपसे नहीं हुआ। पहली बार नहीं हुआ तो 99.9999% लोगों से पहली बार में नहीं होता है ना। किसी से भी पहली बार में बाइक चल जाए नहीं होगा, पहले वो सीखेगा फिर वो चलाएगा। तो सेम वही कहानी हमारे सवालों के साथ ही है। आप सोचो पहली बार में मुझसे सवाल हो जाए, नहीं होंगे। लेकिन आपने सवाल देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, समझ लिया, अब अगली बार आया, अब नहीं हुआ आपसे, तो फिर आपकी जिम्मेदारी। फिर सेकंड टाइम यही सवाल आप दोबारा करें, फिर आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर चिंता की बात। पहली बार कोई चिंता की बात नहीं, पहली बार नॉर्मल है। फर्स्ट टाइम ना होना वाजिब है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2z1 बट्टा जो 3z1 है ये एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। इसका मतलब इसका वास्तविक भाग 0 होगा और काल्पनिक भाग मान लो y होगा, है ना। खुद ही कह रहा है, मैंने नहीं कहा, खुद क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है 2z1 बटा 3, 2z1 बटा 3z2, ये जो नंबर है ये विशुद्ध काल्पनिक है। विशुद्ध काल्पनिक है इसका मतलब इसका वास्तविक भाग होगा ही नहीं, वास्तविक भाग इसका 0 होगा। तो वास्तविक भाग मैंने 0 कर दिया, 0 प्लस पाई आइटा। अब यहां से मैं z1 z2 का मान निकाल सकता हूं। z1 बटा z2 का मान आ जाएगा z1 बटा z2, ये मैंने 2 बटा 3 को इधर भेज दिया तो ये 3 बटा 2 हो गए वाई आइटा। अब z1 बटा z2 का मान यहां से मैं z2 कॉमन निकाल लेता हूं, नीचे से भी ऊपर से भी। अब ये z1 z2 का मान ये रख दो, ये मान रख दो 3 बटा 2 वाई आइटा माइनस 1 बटा 3 बटा 2 वाई आइटा प्लस 1 का मोड। मोड अलग अलग कर दो, अगर भाग में होते हैं तो मोड अलग अलग हो जाता है। अलग अलग मोड लेने पर 3 बटा 2 वाई आइटा माइनस 1 बटा 3 बटा 2 वाई आइटा प्लस 1। मोड कैसे निकलता है? वास्तविक भाग का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग 3 बटा 2 वाई का वर्ग, ये उसका मापांक हो गया। नीचे वाले का मापांक 1 का स्क्वायर प्लस 3 बटा 2 वाई का स्क्वायर, ये तो सेम आ गया, कट गया, कट के कितना आया? 1 आ गया, तो आंसर 1 आ गया। तो बहुत सरल था, बिल्कुल बहुत सरल था। बस बार बार करते रहिए ताकि इसकी सरलता बनी रहे। बार बार करते रहेंगे
तो सरलता बनी रहेगी। सही है। अच्छा, इस सवाल की भेंट हो चुकी है पहले। हाँ ठीक है, अगर हो चुकी है तो बस एक बार मिलना होता है सवाल से। सवाल से आपको एक बार मिलना होता है। मैंने कहा ना, रमेश से एक बार आपको मिलना है। रमेश की फैमिली को जानने के लिए एक बार आपको रमेश से मिलना है। एक बार मिल जाओ, उससे बातचीत कर लो, उसके परिवार को जान लो, फिर आपको पता होगा। ठीक है ना। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ मिले थे, बस मिले थे, ये जरूरी है। ये ले लो कुछ छोटे छोटे सवाल बीच में बच रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डैश 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 ओमेगा की पावर 100 तक का जोड़ कितना होगा। ये सवाल पेपर में मेरे ख्याल से 2 बार तो मैंने देखा हुआ है कि पेपर में आया हुआ है। 2 बार तो मेरा देखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा कौन है, इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा कौन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब ये सवाल आपको एक बार देखना है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको 1 से लेकर ओमेगा की पावर 10 तक 100 तक जोड़ बताना है कितना होगा। और मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीकों से आप इसे आराम से कर सकते हैं। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। जैसे आयटा में एक रिलेशन था ना कि आयटा की 4 लगातार पदों का, 4 लगातार घातों का जोड़ 0 होता है, ऐसा ही ओमेगा में सेम यही विज्ञान ओमेगा में। ओमेगा की भी 3 लगातार घातों का जोड़ 0 होता है। 3 लगातार घातों का जोड़ 0 होता है। पहली विधि तो यही होगी, ओमेगा की 3 लगातार पावर, कोई भी 3 लगातार, तीन लगातार घातों का योग 0 होता है। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 लगातार होगी, 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर,
0 आ गया। और कोई ले लो, ऐसा नहीं है कि यही 3 है बस, और 3 ले लो, कोई भी 3 बोलो आपकी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 पावर बोलो। सपोज करो आपने कहा कि 5 पावर, 6 पावर, 7 पावर, या कुछ भी बोल दीजिए, कोई बाध्य नहीं है कि आपको 3 लगातार बोलिएगा, बस 3 लगातार बोलिएगा, बात खत्म। तो 3 लगातार बोल दी, 5 पावर कॉमन ले लूं, 5 पावर कॉमन लेते ही ये देखो, ये आपका वो बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका मान 0 हो जाएगा और ये सबको 0 कर देगा, फिर खत्म, स्वाहा। ये है ओमेगा की ताकत। ओमेगा आइटा की 4 लगातार पावर का जोड़ 0 होता है और ओमेगा की 3 लगातार पावर का जोड़ 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, 100 तक जा रहे हैं। हाँ, गलत फहमी मत लीजिएगा, 100 तक नहीं जा रहे, 101 हो गए, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुए वो देखो, स्टार्ट हुए 1 से स्टार्ट हुए हैं, तो 100 तो ये हो गए, ओमेगा स्क्वायर यहाँ तक 100 ये हो गए, 1 ही हो गए, तो टोटल 101 हो गए। टोटल भैया 101 है, ये जो टोटल भैया है ये 101 है, एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, तो ये 101 है टोटल। ये आप यहां से काउंट करें, एक बार इसको भूल जाए, ओमेगा से काउंट करें, एक पहला पद, दूसरे पद पे 2 पावर, तीसरे पद पे 3 पावर, चौथे पद पे 4 पावर, तो 100वें पद पे 100 पावर, तो 100 तो ये हो गया, एक वो हो गया, तो टोटल हो गया 101। अब 101 में से आप 3 3 3 3 3 3 3 करके निकालते जाओ, पहले 3 0, अगले 3 0, अगले 3 0, अगले 3 0, ऐसे कहां तक चले जाओगे आप, 101 है तो 99 तक 33 जोड़े बन जाएंगे आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 3 3 निकालते जाओ, तो 101 में से 3 3 के कितने जोड़े निकल जाएंगे, 33 जोड़े, 99 तक बचेगा 100, और कौन कौन बचेगा, एक तो बचेगा लास्ट वाला, लास्ट वाले 2 बचेंगे, लास्ट वाले 2 कौन, एक तो 99, एक 100, ये 2 बचेंगे, बाकी सब 0। एक तो 99 बचेगा, एक 100 बचेगा, बाकी सब 0। ओमेगा की पावर 99 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा की पावर 99 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 33, 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 का मान 1, 1 की पावर 33 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ये आपके आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, उल्टा भी चल सकते हो, उल्टा भी चल सकते हो, यहां से चल लो, ये 2 छोड़ दो, कोई भी 2 बचने हैं, टोटल 103 पद है, टोटल 101 पद है, 101 पद है, आप पीछे से चल लो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे से चल लो, 100, 99, 98 खत्म, 97, 96, 95 खत्म, तो 3 3 करके पीछे से चलोगे तो आगे के 2 बच जाएंगे, आगे से चालू होगे तो पीछे के 2 बच जाएंगे, तो आपको पीछे से चलोगे तो आगे वाले थोड़े सिंपल बच जाएंगे। अगर मैं पीछे से चलता हूं, उल्टा चलता हूं यहां से, पीछे से, तो 0 0 0 और 0 0 0 0 करते आगे वाले 2 पद बच जाएंगे 1 प्लस ओमेगा, आगे वाले 2 बच जाएंगे, और आगे वाले 2 बच जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो दोनों में से कोई भी करना चाहो, आगे से शुरू करो चाहे पीछे से, कुल मिला के मैंने कहा ना, ये नहीं है कि आगे वाला 3 3 पावर का जोड़ 0 होता है, तो 3 3 पावर पीछे से निकाल दो चाहे आगे से निकाल दो, दो पद बचने हैं, तो आगे से शुरू करोगे तो पीछे के 2 बच जाएंगे, पीछे से शुरू करोगे तो आगे के 2 बच जाएंगे, बस। और गणित है तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, कैसे ही करो, बस सही करो, सही का उत्तर एक होता है, सही का एक ही उत्तर आता है। ठीक है, चलो एक और बता सकता हूं आपको, जीपी की सहायता, गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से आप इसको और कर सकते हैं, जीपी की सहायता से आप लोग इसको और भी एक तरीके से कर सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी की मदद से। गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से, अगर आप देखो तो ये गुणोत्तर श्रेणी है,
और गुणोत्तर श्रेणी से अगर योग निकालना है, जोड़ना ही तो है इनको, तो गुणोत्तर श्रेणी से योग निकालने का फॉर्मूला होता है योग बराबर ए मतलब प्रथम पद, आर मतलब सार्वनुपात बट्टा आर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक, तो ए से स्टार्ट करेंगे आप। ए आपका प्रथम पद है, ए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद आपका 1 हो गया। आर जिससे ये गुणा होके आगे बढ़ रही है, तो वो ओमेगा से गुणा होके आगे बढ़ रही है। एक को ओमेगा से गुणा किया, दूसरा पद आ गया, फिर इसे दोबारा ओमेगा से गुणा किया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये गुणा होके ओमेगा से गुणा होके बढ़ रही है, तो आर का मान हो गया ओमेगा। एन मतलब पदों की संख्या, कुल पद कितने हैं? 100 है, 101 है, ये हो गया 101 माइनस 1 बट्टा ओमेगा माइनस 1। ये 101 पावर है, 101 पावर को लिख लिया 99 पावर इंटू 2 पावर, 101 होगी माइनस 1 बट्टा ओमेगा माइनस 1। ओमेगा की पावर 99 का मान 1 होता है, ये भी की है, क्योंकि 99 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 33, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हो जाता है, तो वो 1 ही बन जाएगा। तो ये आपका ऊपर आ गया। ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाले के 2 टुकड़े हो गए, ओमेगा माइनस 1 ओमेगा प्लस 1, ओमेगा माइनस 1 से ओमेगा माइनस 1 कट गया, ओमेगा प्लस 1 आ गया, जो कि बराबर आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सही है, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आप इनमें से कोई भी तरीका अपना के इस सवाल को कर सकते हैं। बढ़ जाओ। ए प्लस आइटा बी बराबर 4 प्लस 2 आइटा बटा 1 माइनस 2 आइटा। ठीक है,
4 प्लस 8 आइटा प्लस 2 आइटा 4 आइटा स्क्वायर। चार 8 2 10 आइटा माइनस 4 0 10 आइटा बटा 5 अलग अलग करने पर 0 प्लस 2 आइटा। ये a प्लस आइटा b है। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग। तो a का मान कितना 0, b का मान कितना 2। ये ठीक है। अब इन सवालों को हाथ से निकालिएगा। देखिए पहली बात है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ समझ में आ गए, ये आ गए। समझ में आना सिर्फ फालतू की बातें करते रहोगे तो टिके रहेंगे, करना छोड़ दोगे तो सब साफ है ना। ये बात सिर्फ आपके लिए लागू नहीं, हम लिए लागू है। अगर हम भी अगर 1-2 महीने इनको छोड़ दें तो 1-2 महीने बाद ये खराब हो जाते हैं। इनको निकालते रहोगे तो ये टिके रहेंगे, निकालना छोड़ा पीछे गए। जैसे क्रिकेट होता है ना, किसी का नहीं है। जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपने आप को बेहतर बना रहा है, क्रिकेट उसका है, वरना चाहे विराट कोहली क्यों ना हो। तो क्रिकेट किसी का नहीं है। तो सेम वही बात है, गणित किसी की भी नहीं है। जो निकालता रहेगा, दोहराता रहेगा, वो टिका रहेगा। जिसने दोहराना बंद किया, निकालना बंद किया और ये सोचे कि मुझे आ गया, मुझे समझ में आ गया, तो ये बेकार है। वो आपको छोड़ के देख लो, खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो करते रहो, बने रहोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।